इसको ध्यान में रखना कि हमारे हाथ में नहीं है कि हम 1-2 करोड़ एनटीए को देकर अपना क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट ये सब चेंज करवा सके, पहले से पेपर का पता लगा। इससे कम तो अब बिल्कुल भी मत सोचना कि 600 ले आएंगे, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। नो डाउट, क्या पता अगले साल पेपर डिफिकल्ट है, जो भी है मिल जाए, बट स्कोर का एम जो है 660 करके चलो, ठीक है। अगर आपके 700 कल को आने वाला, अगर आपने वो 6 घंटे के लेक्चर देखे, तो कल के जिसको 500 आने वाला, जिसके 300 आने वाला, उसने भी 6 घंटे का लेक्चर देखा। बट द डिफरेंस इज कि आपका सेल्फ स्टडी एफिशिएंट था, उसका सेल्फ स्टडी बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। तो आप बायो को दोपहर या रात के टाइम पर 20 बार पढ़ो, या फिर आप उसी बायो की बुक को सुबह के टाइम पर 5 से 6 बार पढ़ लो, दोनों बात बराबर है। हेलो एवरीवन, ब्यूटी झा दिस साइड, परसिंग फर्स्ट ईयर एमबीबीएस फ्रॉम लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। अभी जैसे कि 5 मई को नीट 2024 का पेपर हुआ, 23 लाख प्लस बच्चे उसमें अपीयर हुए। रिजल्ट में, मार्क्स में और रैंक में इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। खैर, अभी अलग से मोशन एंड ये बहुत सारी टीम्स जो है सुप्रीम कोर्ट में लेकर गई हैं। फाइनल जो हियरिंग है वो 8 जुलाई को आएगी। ग्रेस मार्क वगैरह का कुछ था, तो वो एनटीए ने खुद एक्सेप्ट कर लिया कि ग्रेस मार्क वाले बच्चों का या तो रीनीट होगा या तो उनके ग्रेस मार्क्स को एक्सक्लूड करके देन रिजल्ट विल बी पब्लिश्ड। ओवरऑल अब मैं ये मानकर चल रही हूँ कि जो बच्चे 2025 में अपीयर होंगे, ऑब्वियसली 2025 में अपीयर होने वाले एस्पिरेंट्स की संख्या 23 लाख से 1 या 1.5 या 2 लाख बढ़ जाएगी। मतलब कि 25 लाख के लगभग में अगले साल नीट 2025 में बच्चे अपीयर करेंगे। सेकेंडली, जो दूसरा मेरा कंसिडरेशन है वो ये है कि आप भी मेरी तरह लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। मिडिल क्लास फैमिली से आई गेस 80 to 85% ऑफ द बच्चे बिलोंग करता। हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं कि हम एनटीए को 1-2 करोड़ देकर पेपर को पहले से ही पास, पेपर को लीक करवा सके, अपने पास पहले से पेपर का पता लगा सके और फिर जाकर हम अपीयर हो सके और टॉपर बन सके, 720 ला सके। इन सब तरीकों से हमारे हाथ में जो है वो है मेहनत। हमारे हाथ में जो है वो है कि बायो की हमारे पास गिनती से 2 किताब है, केमिस्ट्री की गिनती से 4 किताब है, फिजिक्स की 4 किताब है, ओवरऑल हमारे पास 10 किताब है। 10 किताब में जितना सिलेबस है उसको कंप्लीट करके हम 720 में से एक सेफेस्ट स्कोर ला सकते हैं, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में भी ये स्कैम हो सकता है तो इंडिविजुअली हमारी कोई नहीं सुनने वाला है। कोई भरोसा नहीं कि फिर से क्या सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हो या ना हो, कुछ नहीं पता। जो हमारे हाथ में वो है सिलेबस, जो हमारे हाथ में वो है हमारे पास बुक्स, हमारे पास एनसीईआरटी है। और अगली साल अगर ऐसा कुछ भी स्कैम होता है तो एटलीस्ट हम एक सेफेस्ट स्कोर, इतना मेहनत कर ले, इतना पढ़ाई करके जाए, इतना पढ़ाई करके अपीयर हो कि एक सेफेस्ट स्कोर जो कि अगले साल के लिए होने वाला, दैट इज 660 मार्क्स, उतना स्कोर कर सके। पिछली साल 2023 में जब मैं अपीयर हुई थी, मेरे 660 मार्क्स आए थे, ऑल इंडिया रैंक 4809 थी। बट रैंक इन्फ्लेशन इस पर इतना हुआ है कि 660 नंबर पर 21,000 तक रैंक गई है। इन सब चीजों को ओवरकम करने का एक ही तरीका है कि पिछली बार अगर कट ऑफ 620, 623, 625 ज्यादा था तो हम ये मानकर चलते हैं कि अगले साल कट ऑफ 660 जाएगा, या जो भी जाएगा हमको 660 प्लस किसी भी कीमत में स्कोर करना ही है टू हैव अ सीट इन द मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो पूरा प्लानर है कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये बता दें। हमारे हाथ में क्या है इसको ध्यान में रखना कि हमारे हाथ में नहीं है कि हम 1-2 करोड़ एनटीए को देकर अपना क्वेश्चन पेपर, आंसर शीट ये सब चेंज करवा सके, पहले से पेपर का पता लगा सके। जो हमारे हाथ में वो है 10 किताब का एनसीईआरटी का सिलेबस, वो पढ़कर 660 नंबर लाकर हमको अगले साल मेडिकल कॉलेज में जस्ट एक सीट इंश्योर करनी है। एम हमारा 660 है, 660 या 660 प्लस, बट इससे कम तो अब बिल्कुल भी मत सोचना कि 600 ले आएंगे, मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। नो डाउट, क्या पता अगले साल पेपर डिफिकल्ट है, जो भी है मिल जाए, बट स्कोर का एम जो है 660 करके चलो। ठीक है, शुरू करते कि हमारा सब कुछ कवर होगा वीडियो में, कि हमारा सिलेबस कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, रिवीजन कब करना है, हमें टाइम टेबल पूरे एक दिन का क्या होना चाहिए, कि सुबह कब उठना है, रात में कब सोना है, ये सब चीजें नहीं, ओवरऑल कितने आवर का डिस्ट्रीब्यूशन, कितने आवर का और रिलीफ, कितने आवर का फालतू काम है और कितने आवर का सेल्फ स्टडी, ऑल विल बी देयर। टेस्ट कितने देने हैं, कोचिंग कौन सा लेना है, ऑनलाइन ऑफलाइन लेना है, ये नहीं कह रही कौन सा लेना है, बस थोड़ा सा अपना सजेशन दूंगी उस रिलेटेड में। बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों को पढ़ने का क्या स्टेप वाइज अप्रोच है, ये ऑल दीज थिंग्स विल गेट कवर्ड इन द वीडियो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम सिलेबस। मैं ये मान के चल रही हूँ कि वीडियो आप मेरी जुलाई में देख रहे हो, और ये भी मान के चल रही हूँ कि अभी तक जितना स्कैम हुआ है, आपने बहुत रील्स स्क्रॉल किए, बहुत वीडियोज देखा, बहुत कुछ देखा, आपको एक अंदर से डर लग रहा था, एक इनसिक्योरिटी लग रही थी, इसलिए आपने मतलब सब कुछ किया, आपने सारे रील्स एंड सब कुछ देखा, बट इट एक्सेप्ट योर पढ़ाई। तो मैं ये मान रही हूँ कि आपने जुलाई से अपनी पढ़ाई शुरू की है, तो जुलाई से पढ़ाई शुरू करके
फरवरी तक, एक ड्रॉप ईयर वाला बच्चा फरवरी तक, वो 8 महीने है उसके पास, वो 8 महीने अपना 11th-12th दोनों का सिलेबस कंप्लीट करेगा फरवरी तक। बहुत सारे बोलेंगे दिसंबर तक खत्म करना, यार दिसंबर तक तो मेरा भी सिलेबस नहीं खत्म हो रहा, कैसे हो जाएगा? लेकिन फरवरी तक या फरवरी के मिड तक कोशिश करना सिलेबस खत्म हो जाए, ठीक है। इसके बाद आते हैं मार्च और अप्रैल। मार्च और अप्रैल में क्या करना है? सिलेबस खत्म हो गया है, बैकलॉग प्लीज 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 कसम खा लो कि बैकलॉग नहीं आने देना है। अपने हेल्थ का ध्यान रखो, न्यूट्रिशन का ध्यान रखो, डाइट का प्रॉपर ध्यान रखो, फिजिकल एक्सरसाइज वगैरह करो, ताकि अभी ये 8 महीने या 9-10 महीने जितना भी तुम्हारे पास है इसमें बीमार ना पड़ो, ठीक है। कि बैकलॉग आता हो, हम उसका सबसे बड़ा कारण ये रहता है कि हम बीमार पड़ गए था, ये था वो था। तो बैकलॉग को अवॉइड करना, मार्च और अप्रैल में रिविजन करना है, बहुत ज्यादा रिविजन करना है, बहुत ज्यादा रिविजन करना है और बहुत ज्यादा फुल सिलेबस का टेस्ट देना है, ठीक है। इसके अलावा टाइम टेबल, एक दिन का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? मैं शुरू करती हूँ आपका टाइम टेबल फ्रॉम द लेक्चर। जैसे कि सुबह के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक 6 घंटे टाइम टेबल में क्या आप 6 घंटे लेक्चर लो, 6 घंटा टीचर्स की वीडियोस देखो, या अगर ऑफलाइन कोचिंग जा रहे हो तो वहां पर लेक्चर लो, वहां पर पढ़ो। बाकी बचे हुए 6 घंटे यू विल यूटिलाइज इन सेल्फ स्टडी। सी, टीचर पढ़ा सबको इक्वल रहा है, ठीक है। वो 6 घंटे के लेक्चर अगर आपने देखा है, अगर आपके 700 कल को आने वाला, अगर आपने वो 6 घंटे के लेक्चर्स देखे, तो कल के जिसको 500 आने वाला, जिसके 300 आने वाला, उसने भी 6 घंटे का लेक्चर देखा। बट द डिफरेंस इज कि आपका सेल्फ स्टडी एफिशिएंट था, उसका सेल्फ स्टडी बहुत ही पुअर क्वालिटी का था। तो सुबह के 9 बजे से लेकर 3 बजे तक आपको लेक्चर लेना है, 6 घंटे का लेक्चर, ठीक है। इसके बाद बीच में आप लंच कर लो या 3 बजे के बाद लंच कर लो। मैं ये नहीं बोलेंगे सुबह उठो, नहाओ धाओ, ये वो करो। मेरा तो बहुत ही इरेग्युलर सा शेड्यूल था। कभी कभार ऐसा होता था कि मतलब नहाने तक कभी टाइम नहीं मिलता था और पूरा दिन निकल जाता था। तो 3 बजे के बाद आप लंच, नहाना जो भी है, उसके बाद 3 से 6 में आप या तो सो जाओ या तो फैमिली से इंटरेक्ट करो। अगर फ्रेंड्स हैं, अच्छा सर्कल है, मोटिवेटिंग सर्कल है, जस्ट टू हैव अ चिट चैट विद देम। नहीं कहूंगी कि अवॉइड करो तो टॉक्सिक रिलेटिव्स एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, ठीक है। 3 से 6 तक कितना हो गया, थोड़ा सो जाओ, थोड़ा सा नैप ले लो और या तो फैमिली के साथ बातें करो, जो भी है। फिर 6 से 12 विल बी योर सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी में क्या करना है? सेल्फ स्टडी में आज का आपने जितना भी लेक्चर लिया, लेक्चर के नोट्स थे, नोट्स के क्वेश्चन रिवाइज करो, नोट्स की थ्योरी रिवाइज करो, PYQ करो, एनसीईआरटी एक बार रीड करो, मॉड्यूल करो, जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है उतना करो। एक और चीज, अगर अगले संडे को टेस्ट होने वाला है तो 2 दिन 4 दिन या 5 दिन पहले ही नोटिफिकेशन आता है, तो उस टेस्ट की प्रिपरेशन भी आप इसी सेल्फ स्टडी में करो, ठीक है। इतना हो जाने के बाद अपना डिनर करो। डिनर के बाद अगले दिन का, नेक्स्ट डे का टारगेट बनाओ कि अगले दिन मुझे, नेक्स्ट डे का टारगेट आपका कभी भी ये नहीं होता जिसमें उसमें आप ये नहीं लिखोगे 9 से 3 लेक्चर था नेक्स्ट, क्योंकि ये तो टीचर का टारगेट है ना। आपका टारगेट तो ये होना चाहिए कि आज मेरा ये लेक्चर का इतना मिनट का छूट गया तो मैं अगले दिन ये देख लूंगा, अगर आज मेरा इसका कुछ क्वेश्चन छूट गए तो अगले दिन मैं कर लूंगा। तो नेक्स्ट डे का टारगेट आपका आज रात को बन जाना चाहिए, ठीक है, सोने से पहले। उसके बाद एक और चीज, बायो आप इस टाइम में भी रीड कर सकते हैं, एनसीईआरटी के टाइम में, बट मैंने जो बायो पढ़ा था मुझे अभी भी याद है। मैं बायो कभी भी दोपहर में, शाम में, रात में नहीं पढ़ती। मैं बायो हमेशा सुबह उठते ही, बायो मेरी बेड पे ही रहता था, सुबह उठते ही मैं बायो की एनसीईआरटी खोलकर और 6 बजे से लेकर 8 बजे तक पढ़ती थी। इस चीज को आप भी फॉलो कर सकते हो कि बायो जो है वो सुबह 6 से 8 पढ़ो, बायो के एनसीईआरटी। क्या होता है ना कि अभी अगर मैं कहूँ कि बायो 20 बार 40 बार पढ़ लो तो ये फिजिबल नहीं है, ना उतना टाइम है ना उतना करवाओगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी टाइम देना, तो आप बायो को दोपहर या रात के टाइम पर 20 बार पढ़ो, या फिर आप उसी बायो की बुक को सुबह के टाइम पर 5 से 6 बार पढ़ लो, सुबह के टाइम पर, दोनों बात बराबर है। तो बायो को सुबह के टाइम पर पढ़ना, याद रहती है, चीजें इंप्रिंट हो जाती है दिमाग में, लाइंस तक छप जाती है विद मिनिमल नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ इट, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं संडे। हर संडे को आपको एक टेस्ट जरूर देना, चाहे वो पार्ट टेस्ट दो, चाहे फुल सिलेबस टेस्ट दो, जरूर देना, ठीक है। संडे के लिए क्या करना, जैसे कल संडे है, कल मेरा टेस्ट होने वाला है, तो कल के टेस्ट के लिए मैं फ्राइडे सैटरडे दोनों दिन सेल्फ स्टडी में टेस्ट प्रिपरेशन करूंगी। संडे को टेस्ट देकर आ जाने के बाद संडे के दिन ही उस टेस्ट का रीएनालाइज करूंगी कि मैंने जो पढ़ा था मुझे फिर भी नहीं आता था, आखिर में क्या गलती थी। सिली मिस्टेक्स पर अभी से वर्क करना शुरू करो, वरना ये होता है कि हम टेस्ट में भी सिली मिस्टेक करते हैं, बट सिली मिस्टेक को रीएनालाइज ना कर पाने के कारण वही सिली मिस्टेक हम पेपर में भी कर देते हैं, और जब पेपर में, असली नीट के पेपर में सिली मिस्टेक करके आता है तो हम बहाना देते रह जाते हैं कि मेरे 10 नंबर कम रह गए, मेरे 15 नंबर कम रह गए, बिकॉज ऑफ द सिली मिस्टेक। नो वन इज गोना लिसन योर दैट टाइप ऑफ एक्सक्यूजेस, ठीक है। सेकेंडली कोचिंग कौन सा लेना है, ऑफलाइन लेना है या फिर ऑनलाइन लेना है। तो देखो कोचिंग का क्या है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो, अगर कंसिस्टेंट हो, फाइनेंशियली थोड़े से वीक हो,
तो आप ऑनलाइन लो, ठीक है। मैंने भी ऑनलाइन ही लिया था, बट इसके लिए आपको बस डिसिप्लिन की जरूरत है। ऑफलाइन अगर मतलब कि डिसिप्लिन नहीं है और लाइक फाइनेंशियली भी इसको अफोर्ड कर सकते हो, तो फिर ऑफलाइन भी यू कैन गो विद कोचिंग। ऑफलाइन कोचिंग का डिसएडवांटेज मुझे ये लगता है कि ऑफलाइन में एक तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होता है, और ऑफलाइन में टाइम वेस्ट ज्यादा कराते हैं, और ऑफलाइन में लाइक आप डिस्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा हो जाते हो बिकॉज ऑफ द पुअर सर्कल। देन टेस्ट सीरीज का ऑफलाइन या ऑनलाइन, टेस्ट सीरीज में बोलूंगी ऑफलाइन। मैंने भी यकीन का ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था। ऑफलाइन दो, क्योंकि नीट का पेपर इज नॉट ऑनलाइन ना, दैट इज ऑफलाइन, सो यू नीड टू हैव अ कमांड इन ऑफलाइन टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके बाद बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। बायो में पहले लेक्चर लो, सब में लेक्चर लो। लेक्चर लिया, लेक्चर के बाद जो है एनसीईआरटी पढ़ लो, या तो टॉपिक वाइज एनसीईआरटी पढ़ो कि आज मान लो टीचर ने 5 टॉपिक करा तो 5 टॉपिक एनसीईआरटी पढ़ लो। उसके बाद जो भी डीपीपी क्वेश्चंस है या मॉड्यूल कोई प्रेफर करो या एमटीजी लगानी है वो लगाओ, पीवाईक्यू करो। और बायो में कोशिश करना अगर कहीं पर एजर्शन, रीजन या स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस तुमको मिलते तो वो जरूर करना। और बायो का जो डायग्राम्स होते हैं एनसीईआरटी में, उस पर भी अच्छी कमांड होनी चाहिए, क्योंकि डायग्राम से बहुत क्वेश्चन इस बार भी आए हैं। कमिंग ऑन टू द फिजिक्स, फिजिक्स में क्या करो, लेक्चर लो। लेक्चर के साथ साथ लॉन्ग नोट्स मत बनाओ फिजिक्स में, क्योंकि लॉन्ग नोट्स को क्या होता है, अगर आपको रिवाइज करना है तो आप मोस्ट ऑफ बच्चे ऑनलाइन ही पढ़ते हैं, ऑनलाइन नोट्स अवेलेबल होते हैं उसी टीचर के, तो ऑनलाइन आप उसको नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। हाँ, लेक्चर लेते वक्त आप शॉर्ट नोट्स जरूर बनाना, एक कॉपी में शॉर्ट नोट्स और एक कॉपी में नोट्स के क्वेश्चंस। नोट्स के क्वेश्चंस को उसी टाइम पर करना जब टीचर करवाता है, फिर सेल्फ स्टडी में भी नोट्स के क्वेश्चन को रिवाइज करना है। इसके अलावा फिजिक्स में एनसीईआरटी एक रीडिंग जरूर कर लेना चैप्टर के एंड में। एनसीईआरटी के बैक एक्सरसाइज तो फिजिक्स की बहुत टफ है, बट एनसीईआरटी का इंटेक्स का क्वेश्चन फिजिक्स में ये जरूर कर लेना। एक और चीज, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही आपको पीवाईक्यू लगाने हैं, ये तो सभी कहेंगे, बट मैं ये कहूंगी कि नीट के ही नहीं, जेई मेंस के भी पीवाईक्यू लगाओ, ठीक है। मैंने जेई मेंस का भी पीवाईक्यू लगाया था, नॉट ओनली इन फिजिक्स बट ऑल्सो इन केमिस्ट्री, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर हो जाते हैं, बहुत सारे जेई मेंस से क्वेश्चन नीट में उठ के आ जाते हैं, ठीक है, ऐसा होता है। केमिस्ट्री के लिए क्या करना है, तो केमिस्ट्री में भी लेक्चर लो, नोट्स बनाओ, क्वेश्चन जितना हो उसको उतना प्रैक्टिस कर सको करो। फिजिकल केमिस्ट्री में आपके पास फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए, जैसे फिजिक्स में होना चाहिए, फिजिक्स में भी फॉर्मूला चार्ट होना चाहिए। मान लो कल आपका नीट के बाद आपको फिजिक्स के 28 चैप्टर रिवाइज करना है, कैसे करोगे? 100 150 पन्नों के अगर नोट्स रिवाइज करने लग जाओगे पर चैप्टर, तो कल आप बैठ ही नहीं सकते एग्जाम में विद फुल रिविजन। तो फिजिक्स के लिए यू नीड टू हैव फॉर्मूला चार्ट, ठीक है। केमिस्ट्री में फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला चार्ट बनाने हैं। इनऑर्गेनिक में ब्यूटीफुल से नोट्स बनाओ, कलरफुल पेंसिल्स बेशक से यूज कर लो, अभी टाइम है, ताकि बाद में इनऑर्गेनिक रिवाइज करने में अच्छा लगे और ईज हो। वैसे इनऑर्गेनिक रटने वाले सारे चैप्टर्स हटा ही दिए हैं, बट स्टिल। फिर बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको रिएक्शन चार्ट बनानी है, और ज्यादा मतलब कि रिएक्शन से रिलेटेड कॉन्टेंट नहीं है एनसीईआरटी में, जितना है बस उतना ही पढ़ना है। ऑर्गेनिक के एनसीईआरटी, इनऑर्गेनिक के एनसीईआरटी और फिजिकल के एनसीईआरटी, इनटेक से क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस दोनों ही करने हैं, दोनों में पीवाईक्यू करना है, नॉट ओनली नीट का बल्कि जेईई मेंस का भी। इसके बाद मॉड्यूल अगर किसी भी इंस्टीट्यूट का लगा लो, मैंने क्या मॉड्यूल खरीदी थी बट मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, डीपीपी वर इनफ। इसके अलावा हर किसी में चैप्टर खत्म हो जाने के बाद पूरा एक चैप्टर का 100 से 150 क्वेश्चन, जहां पर कलेक्टिवली सारे कॉन्सेप्ट चैप्टर के सारे फॉर्मुला कॉन्सेप्ट के हो, उसको प्रैक्टिस करो, ठीक है। सो ये था ऑल प्लानर फॉर नीट 2025। कोशिश करो कि जुलाई से शुरू करके सिलेबस फरवरी में एंड करना है, ताकि मार्च और अप्रैल 2 महीने आप रिविजन और विगरसली फुल सिलेबस टेस्ट दे सको, कंसिडरिंग कि जो नीट है वो भी मई के फर्स्ट वीक में होगा, ठीक है। इसके अलावा जो एम होना चाहिए, यहाँ से कसम खा लो कि यस दीदी, वी आर एमिंग टू स्कोर मोर देन 660, ताकि अलाना फलाना डिमकाना कोई भी स्कैम हो जाए फ्यूचर में। सी हमको भी हर्ट हुआ है, मुझे भी अगर लगता है, मैं अगर तुम्हारी जगह पर खुद को देकर रखूं तो मुझे भी लगता है कि अगर मेरा पिछली साल सिलेक्शन नहीं होता तो मैं तो यार खत्म ही हो जाती, क्योंकि फ्रॉम द जनरल कैटेगरी फिर स्कोरिंग 660 विद एन ऑल इंडिया रैंक 21,000, यू आर स्टिल नॉट गेटिंग कॉलेज। और दिल्ली में तो मेरे कॉलेज मिलने का स्कोप ही नहीं होता, जबकि अभी मैं दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस परस्यू कर रही हूँ। सो यही सब था। हम अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो है पढ़ाई, हम अपने तरफ से जो कर सकते हैं वो है कि एम कि हम 660 प्लस स्कोर कर सके, ताकि फ्यूचर में कुछ भी स्कैम हो हम अपना एक मेडिकल कॉलेज इंश्योर कर सकें, ठीक है। तो प्रॉमिस करते हो राइट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।